बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थोड़े से देखे थे। अब हम उन कॉइन फ्लिप्स को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से देखना चाह रहे हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। इस लेक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लिहाजा इस कोड को थोड़ा सा तवज्जो से देखें। कुछ चीज़ें इसमें इस तरह की हैं जो कि आम तौर पे कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए जब आप प्रोबेबिलिटी वगैरह के साथ काम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। हम अपने मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को इंपोर्ट करेंगे जिस तरीके से नॉर्मली हम किया करते हैं। ये आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने एक रैंडम नंबर जो है वो एक जनरेट किया था यूनिफॉर्म से 0 से लेके 1 के दरमियान में। ठीक है जी। सो आपसे 0 से लेके 1 तक की जो रेंज है उसके दरमियान में ही आपको एक नंबर रिटर्न करता था और हर एक के चांसेस बराबर थे। उस वक्त ये बात की थी। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर इज इक्वल। ठीक है जी। अगेन इसमें थोड़ी सी बात है, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम यूनिफॉर्म वगैरह की बात करेंगे। बट एनीवे इफ़ यू रन इट यू विल गेट सम नंबर्स आउट। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं 0.89, 0.04, ये सारी पूरी उस रेंज के अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो जनरेट करके दे सकता है जब भी आप इसको एक दफ़ा कॉल करेंगे। ठीक हो गया। Now what we're going to do is we're going to convert this number between the range of 0 to 1 into a coin flip. ठीक है। हमें चाहिए हेड या टेल। हमें 0.5 नहीं चाहिए, हमें 0.8 नहीं चाहिए, 0.04 नहीं चाहिए। तो हम इसका तरीक़ाकार क्या करेंगे कि हम इसको एक बेसिक सा अपना एक लूप लिखेंगे। हम फ्लिप्स जो हैं उसको एक लिस्ट बनाएंगे जितनी दफ़ा हमने उसको फ्लिप करना है। ठीक है जी। हमें फंक्शन जो है वो बताएगा कि कितनी फ्लिप्स करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। हर फ्लिप के लिए हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 0 and 1, और अगर वो चूंकि सबके चांसेस बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर वो 0.5 से बड़ा है तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड, और वरना वो टेल है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वल हाफ्स जो हैं उनके जो आउटपुट्स हैं वो बन जाएंगे हेड्स और टेल्स। ठीक है जी। तो वीर सिंपली डूइंग दैट। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया बिटवीन 0 and 1, और अगर वो 0.5 से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ये हेड है, अगर 0.5 से कम है तो हम उसको कहेंगे कि ये टेल है। ठीक है जी। और जितने हमें फ्लिप्स चाहिए उतने हमने इस फंक्शन को पास किए। ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि यू नीड टू डू इट यूजिंग फंक्शंस। यही काम हम बगैर फंक्शंस के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको फंक्शन के जरिए से कर रहे हैं। ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। अगर मैं फ्लिप को कॉल करूँ तो ये मुझे एक रिटर्न कर देता है। ठीक है जी। इस तरीके से मैं इसको जितनी दफ़ा कॉल करूँगा उतनी दफ़ा ये कॉइन फ्लिप कर देगा। सो दैट इज़ आवर मेथड ऑफ डूइंग अ कॉइन फ्लिप। राइट। सो लेट्स डू 10 फ्लिप्स। ठीक है। अगेन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ फंक्शन को मैंने 10 पास किया तो उसने मुझे ये 10 फ्लिप्स रिटर्न कर दी। ठीक है जी। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम गिनना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो हमने 10 किए हैं इसके अंदर हेड्स कितने हैं और टेल्स कितने हैं। और इसको हम हाथ से क्यों नहीं गिन रहे? हाथ से हम इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि जब इसको हम 1000, 10,000 तक लेके जाएंगे तो फिर हम हाथ से नहीं गिन सकेंगे। तो वी नीड अ फंक्शन फॉर दैट। उसका जो फंक्शन है मैं आपको पहले बता दूं कि इसको निकालते किस तरीके से हैं। यू सर्च ऑन द इंटरनेट numpy काउंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। इस किस्म की किसी बात पे आप सर्च करेंगे तो यूल गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प जो कि आपको ये बताएगी। सो इट रिटर्न्स अ ट्यूपल जिसके अंदर पहली चीज़ जो है वैल्यूज होती हैं और दूसरी चीज़ जो है उसके काउंट्स होते हैं। तो इसको आउटपुट करके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। काउंट जो है वो 5 हैं, और अगर वैल्यूज़ को भी आप आउटपुट कर लें तो हेड्स और टेल्स वैल्यूज़ हैं और उनकी जो काउंट्स हैं वो 5 हैं। बाई चांस यहाँ पे दोनों दे हैपन टू बी 5 and 5। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं कि 5 आ जाए, लेकिन वो भी हैं, हो सकता है कि 5 आपके पास आ जाए। ओके। अब यहाँ पे देखें एक मसला है। वो मसला क्या है कि लेट्स पुट ऑल ऑफ दिस इन वन फंक्शन। यही काम जो मैंने ऊपर किया था उन सारों को मैंने उठा के यहाँ पे एक सेल में डाल दिया। ठीक है। उसकी वजह बताता हूँ लोगों को भी क्यों। ये उसी सारे कोड को एक जगह पे लिख लिया है। इफ यू रन दिस सो यू विल सी दैट वी गेट 4 heads and 6 tails. If you run it again, 5, 6, 4, 8, 2, 4, 6, 7, 3 मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाट वी वांट, कि हमें चाहिए कि भाई चांस के हिसाब से चीज़ आए। हम ये नहीं चाहते कि हमें पहले से पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ आएगी। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ यू आर रनिंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज स्केल डाटा और आप रैंडमनेस के जरिए से कोई एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस आपके पास आ जाता है। ठीक है। एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट एनालिसिस। इफ़ यू रन द एक्सपेरिमेंट अगेन यू विल नॉट बी एबल टू सी द सेम रिजल्ट्स। जो प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट्स है वो दोबारा नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि वो उस चांस के हिसाब से वो प्रॉब्लम आया था। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर इस खास नंबर के हेड्स और टेल्स आते हैं तो उनके ऊपर जो आप डिसीजंस लेते हैं तो आगे जाके उनकी वजह से मसला आता है, पूरी पाइपलाइन होती है। ठीक है।
इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो यू नीड वेरिफिकेशन कि भाई इसमें जो मसला है वो मेरे मॉडल में मसला है, मेरे कोड में मसला है, मेरे डाटा में मसला है, या मेरी समझ में मसला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यू नीड योर एक्सपेरिमेंट्स टू बी रिप्रोड्यूसिबल। साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी एक बहुत मेजर प्रॉपर्टी होती है कि दे नीड टू बी रिप्रोड्यूसिबल। उनको आप दोबारा भी कर सकें, जो रिजल्ट आपके पास एक दफ़ा आए थे वो दोबारा भी आ सके। सो इफ़ यू आर बेसिंग समथिंग ऑन चांस, तो चांस, अब देखें 0 से लेके 1 तक एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर आप एक रैंडम नंबर लेते हैं और उसके हिसाब से काम आगे करते हैं तो इट्स अनलाइकली कि वही एक्सपेरिमेंट जो है वैसे का वैसा दोबारा प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 5 के साथ कोई मसला आ रहा था, 5 दोबारा लेके आए, वो कैसे हम लेके आएंगे? दैट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। इन बग्स को, इस किस्म के बग्स को कहा जाता है हाइजेनबर्ग्स। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उससे है, फिजिक्स की साइड से। हाइजेनबर्ग्स उन बग्स को कहा जाता है जो कि दे कम अप व्हेन यू आर नॉट लुकिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड देम इन ऑर्डर टू फिक्स देम, वो फिर नजर नहीं आते। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग्स जो हैं यहाँ पे इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप कभी एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, आप कहेंगे हो ये प्रॉब्लम आ गया है, इसको मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ ताकि देखूँ ये प्रॉब्लम क्यों आया है। ठीक है, आपको पता है ना, हम वो रन करके देखते हैं, ट्राई रन करके देखते हैं प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो वो क्यों जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो चांस पे आया था, वो चांस दोबारा आ नहीं रहा। ठीक है, इस बात को ज़रा समझ लें कि हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि हर दफ़ा वो अलग आए। लेकिन अगर हर दफ़ा अलग आएगा और दरमियान में किसी एक टाइम पे वो प्रॉब्लमैटिक कोई चीज़ होगी, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे कोड में या किसी जगह पे कोई ना कोई मसला है। लेकिन अब वो मसला क्या है वो आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि बाय चांस वो वाली जो वैल्यू आई थी वो दोबारा आ नहीं रही। ठीक है, इसका तरीका हम ये करते हैं, तो हम उससे इसको समझ लें। चांस हमें चाहिए, लेकिन जब हम अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं उस वक्त वो चांस जो है बुरी चीज़ है, इट्स एन एनिमी, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आती कि भाई वो प्रॉब्लम क्यों आया था, हम डिबग नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बिल्कुल पहले सेमेस्टर की बात है कि डिबगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एरर चाहिए ताकि आप उस एरर को रिप्रोड्यूस कर सकें, उसको देख सकें कि वो क्यों आया, ताकि आप उसको फिक्स कर सकें। सो इसका तरीकाकार हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम रैंडम नंबर्स अपने पूरे कोड को नहीं चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे आके ये कहें ना कि भाई ये वाली लिस्ट जो है ये मैं हाथ से जनरेट कर लेता हूँ, फिर तो सारा मकसद ही फोत हो गया। ठीक है, वो तो पूरी प्रोबेबिलिटी का मकसद ही फोत हो गया। मुझे रैंडमनेस चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए रिप्रोड्यूसिबल रैंडमनेस, विच मीन्स कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप and I do something, I'm going to get all the random numbers। ठीक है जी, रैंडम नंबर्स ही मुझे मिलेंगे, लेकिन वो रैंडम नंबर्स अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा शुरू से रन करूं तो फिर दोबारा मुझे वही रैंडम नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, मेरा कोड नीचे सारे का सारा वही होगा। मैं एक ऐसा काम शुरू में कर दूंगा कि मेरी रैंडमनेस जो है वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। मुझे पता होगा कि जब मैं पहला रैंडम नंबर जनरेट करता हूं तो क्या होता है, दूसरा नंबर जनरेट करने से पहले मुझे नहीं पता होगा, लेकिन जब एक दफ़ा हो गया तो अगले एक्सपेरिमेंट में भी यही रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है जी, इस बात को ज़रा समझें कि फ़र्क क्या है हार्ड कोड करने में और इसमें फ़र्क क्या है। हार्ड कोड करने में रैंडमनेस नहीं है, इसमें रैंडमनेस है, लेकिन रैंडमनेस जिस तरीके से जनरेट हो रही है उसको हमने प्रिडिक्टेबल कर दिया है थोड़ा सा। कल को जाके वो प्रिडिक्टेबिलिटी एक लाइन से आती है, अभी दिखाता हूँ, वो प्रिडिक्टेबिलिटी हम डिसेबल कर देंगे तो हमारी फुल 100% रैंडमनेस दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने कोड हार्ड कोड किया होता फॉर पर्टिकुलर हेड्स एंड टेल्स तो फिर हमें पूरे कोड को जाके दोबारा चेंज करना पड़ता। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना पूरा कोड वैसे ही रहने देंगे। शुरू में जो हमने कहा होगा कि रैंडमनेस शुड बी प्रिडिक्टेबल, उसको जाके हम डिसेबल कर देंगे, रैंडमनेस अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। ठीक है, जब तक हम डिबगिंग कर रहे हैं तब तक हम उसको रखेंगे प्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसको तहम्मुल से ज़रा समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ होता किस तरीके से। कंप्यूटर्स जो हैं वो डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स हैं, विच मीन्स व्हेन यू पुट समथिंग इनटू द कंप्यूटर, एक तरफ से जब उसमें लॉजिक में चीज़ जाएगी ना तो लॉजिक से जो चीज़ बाहर निकलेगी दैट इज़ प्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या निकलेगी। देयर इज़ नो वे अदर देन वन सिंपल मेथड ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू द कंप्यूटर और वो आपको कोई रैंडम डाटा प्रोड्यूस करके दे। कंप्यूटर बेचारे को ये आता ही नहीं है। आप लोगों ने DLD वगैरह में देखा होगा, आर्किटेक्चर अगर पढ़ा है, असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा है, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं विद स्पेसिफिक आउटपुट्स। तो कंप्यूटर को वही करना आता है, वो रैंडमनेस जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम रियल वर्ल्ड से कुछ रैंडमनेस लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर क्या करेगा कि वो इस टाइम पे उसके अंदर एक सेंसर लगा होगा, वो मेजर करेगा कि इस टाइम पे कितनी नॉइज आ रही है मेरे पास। ठीक है, वो नॉइज के लेवल को मेजर करेगा तो इट विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अ रियल नंबर। चूंकि वो रियल वर्ल्ड से आ रहा है तो रियल वर्ल्ड से आने की वजह से इट्स गोइंग टू बी रैंडम। ठीक है, रियल वर्ल्ड से जो चीज आती है वो रैंडम हो सकती है। वो सेंसर क्या करेगा, एक नंबर प्रोड्यूस करेगा विच इज गोइंग टू बी रैंडम।
फिर कंप्यूटर उस नंबर को लेके उसके अंदर फिर उससे वो बनाएगा, कीमा बनाएगा, उसको मॉड्यूलस करेगा, उसको ऐड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रेज़ टू द पावर करेगा, डिवाइड सब्ट्रैक्ट, बहुत सारे काम करेगा, उसको गिची मीची करता रहेगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उससे थोड़ा सा एक चम्मच निकालता रहेगा। ठीक है, तो ये वो रैंडमनेस है जो कि कंप्यूटर जनरेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सूडो रैंडमनेस। वो जो पहला नंबर हमें रियल वर्ल्ड से मिला था, वो रियल वर्ल्ड से आने वाली चीज जो है वो कहलाती है सीड। वो ट्रू रैंडम होता है, लेकिन वो उसमें मसला ये है ना कि देखें आपने अभी मैंने एक अगर रैंडम नंबर रियल वर्ल्ड से लिया, उसने नॉइज मेजर की, एक 3 या 4 सेकंड के बाद वो नॉइज चेंज तो नहीं हो जाएगी ना। मेरे कमरे के अंदर रहते हुए वो नॉइज जो है वो तकरीबन वैसी की वैसी होगी। तो द कंप्यूटर नीड्स टू टेक दैट नंबर एंड सम हाउ मिक्स एंड मैच, ताकि मेरे पास वो यूनिफॉर्म वाली चीज़ आए, 0 से लेके 1 तक हर एक के दरमियान में कोई वैल्यू मेरे पास आए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप तफसील से स्टडी थोड़ा सा कर सकते हैं, सूडो रैंडम नंबर जनरेशन, कि उसको किस तरीके से किया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो समझने की बात है वो क्या है कि रियल वर्ल्ड से जो डाटा आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू रैंडम, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, मीन वगैरह पढ़े थे ना, वो एक ही जगह पे उसकी पीक होगी। हम चाहते क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का रैंडम नंबर मिले, तो हम क्या करते हैं, उस एक नंबर को लेते हैं जिस नंबर को कहा जाएगा सीड, और उस सीड को फिर हम मलगूबा बना के कुछ ना कुछ उससे हम मल्टीपल जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अब तरीक़ाकार ये है कि हम लोगों ने वो सीड जो है आमतौर पे रियल वर्ल्ड से लेना होता है, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड से लेंगे तो हमेशा हमारे पास एक्चुअल रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। हम यहाँ पे आके इसको कहेंगे कि भाई np.random.seed को सेट कर दो 0 पे, जिसका मतलब है सीड रियल वर्ल्ड से मत लो, सीड 0 ही होगा हमेशा। तो अब देखें, जो चीज़ एक्चुअल रैंडम थी वो जब मैंने फिक्स कर दी 0 पे, तो अब आगे इसके साथ आप जो कुछ भी करेंगे ना, कीमा वगैरह जब भी बनाएंगे आप इससे, तो हर दफ़ा जब आप उसे एक चम्मच बाहर निकालेंगे तो वही वाली वैल्यू बाहर निकलेगी। ठीक है, सीड ट्रू रैंडमनेस लेके आ रहा था, जब आपने उस सीड को फिक्स कर दिया 0 के ऊपर, तो अब आगे जितने सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे उसी सीक्वेंस में प्रोड्यूस होंगे रैंडम ही, लेकिन अगर पहली दफ़ा 0.8 आया था तो अब अगली दफ़ा जब आप एक्सपेरिमेंट रन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सीड 0, तो वो आपके पास वही नंबर जनरेट करेगा। तो तरीकाकार क्या होता है, यू टेक द सीड, you put it into the random number generator, it generates a number for you, और उस नंबर को आपको भी दे देता है और उसको एज अ न्यू सीड भी ले लेता है। फिर अगली दफ़ा जब उससे रैंडम नंबर जनरेट करते हैं आप, तो वो लेता है, आपको एक नंबर दे देता है और उसको सीड बना देता है। तो हर दफ़ा ये जो नंबर आपके पास आ रहा है, चूंकि उसी ऑर्डर में आ रहा है, आपका कोड अगर आप चेंज नहीं करते, उसी ऑर्डर में चूंकि आ रहा है, तो आपका वही कोड रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। फर्ज करें, देखें मैंने यहाँ पे np.random.seed जो है वो सेट कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पे यूनिफॉर्म लेके आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि एक नंबर जनरेट करो। देखें ज़रा याद रखेंगे, 0.54, फिर 0.71, फिर 0.60। मैं जाके सीड को दोबारा 0 कर देता हूँ, 0.54, 0.71, 0.60। अब अगला नंबर मुझे पता नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ 3 दफ़ा रन किया। ठीक है, तो ये आपके पास अब ये रैंडम नंबर ही जनरेट आपको करके दे रहा है, बट इट्स रिप्रोड्यूसेबल नाउ। ठीक है जी, इस सारी किस्सा कहानी करने के बाद जो आखिर में नतीजा निकला वो क्या निकला कि व्हेनेवर यू आर डूइंग योर डाटा साइंस एक्सपेरिमेंट्स, योर मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स, आपको हमेशा जब तक आप डीबगिंग कर रहे हैं तब तक आपको शुरू में आके अपने कोड के बिल्कुल शुरू में नंपाई जैसे ही इंपोर्ट करते हैं ना, फौरन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, np.random.seed के ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर आप सेट कर दें, आपकी मर्जी, बस होना फिक्स चाहिए। ठीक है, 1337 जो है लीड के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपको पता हो क्या चीज़ है तो ठीक है, इट्स वेरी कॉमन टू सी दिस। तो np.random.seed 1337 जो है ये आपको अक्सर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज फॉर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब देखें मैं इसको रन करता हूँ, 373737, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? क्योंकि मेरा सीड हर दफ़ा जो है वो वापस उस पर सेट हो रहा है, तो इसके बाद ये 10 के 10 नंबर जो जनरेट कर रहा है वो वही रैंडम नंबर ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, इफ़ आई कीप डूइंग दिस, जितनी दफ़ा भी मैं करूँगा, नाउ माई एक्सपेरिमेंट इज रिप्रोड्यूसेबल। ठीक है जी, तो अगर कहीं पे मसला आएगा तो नाउ आई कैन रिप्रोड्यूस इट। ठीक हो गया? सो लेट्स गो बैक एंड एक्चुअली डू द एक्सपेरिमेंट्स। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम अपने ये जो चीज़ आई है इसके ऊपर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की थी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे फ्लिप्स जनरेट करेंगे। ठीक है, और फ्लिप्स जनरेट करने के बाद हम इसको कहेंगे कि भाई मुझे ये जो चीज़ें अलग अलग आ रही हैं ना, यहाँ पे 37 अलग आ रहा है, वैल्यूज़ अलग आ रही हैं और काउंट्स अलग आ रहे हैं। ठीक है जी, सो ये देखें HT37, ये 2 अलग अलग लिस्ट्स हैं, इनको मैंने मिला के क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है ऑफ H:3 एंड T:7। ठीक है जी, इसका तरीकाकार जो है आपको याद होगा, हम लोगों ने आई गेस डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में किया था। जिप, 2 अलग अलग लिस्ट लेते हैं, उसको जिप करते हैं और फिर उसको डिक्शनरी बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर्स वो बना देता है। अगर नहीं याद तो खैर है, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ यहाँ पे। सो हियर्स हाउ यू डू इट। सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस
फ्लिप्स जो ऊपर हमने जनरेट किए हैं यहाँ पे, वो मैं गेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करूँगा तो ये इससे ये चीज़ बना देगा। कैसे बनाएगा? कीज़ लेगा काउंटर फ्लिप्स डॉट कीज़, वैल्यूज लेगा काउंटर फ्लिप्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है जी, या ये डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं वहाँ से किसी तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, जिप करेंगे और उसको डिक्ट बना देंगे। ये वही डाटा स्ट्रक्चर्स के ज़माने में जो किया था, ये वही तरीका है। अगर जिप नहीं आया तो जिप के ऊपर सर्च कर लें। एसेंशियली व्हाट इट डज इज H और T 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में की वैल्यू पेयर्स बना देता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ है। इसमें एक मसला है, वो मसला है कि व्हाट इफ देयर वाज नो टेल्स, ठीक है। अगर कोई भी टेल नहीं आती, बाय चांस हो सकता है ना कि 0 5 आ जाए आपके पास, या अगर आपने एक ही फ्लिप की तो उसके अंदर आपके पास खामखा आएगा कि एक चीज़ होगी दूसरी चीज़ नहीं होगी। तो उसका तरीकाकार हम क्या करते हैं, उसमें मसला क्या है, उसमें मसला है कि यहाँ पे सिर्फ ये H:3 होगा, और अगर हम कल को जाके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑफ टेल्स तो हमें की एरर आएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये बेसिक पाइथन है, ये मैं इस वजह से अब यहाँ पे ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा कि यू शुड बी अवेयर कि आपने जिप किया, उसके अंदर हेड था ही नहीं तो हेड की नहीं बनेगी। जब की नहीं बनेगी, कल को आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट एन की एरर। तो की एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड डिफॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है। डिफॉल्ट डिक्शनरी क्या करती है, उसका पहले इस्तेमाल का तरीका देख लें। वही तरीका होगा जिस तरीके से आपने डिक्शनरी बनाई थी। ये हमने डिक्शनरी बनाई, फिर हमने कहा इसको कन्वर्ट करो डिफॉल्ट डिक्शनरी के अंदर विच इज गोइंग टू बी ऑफ द टाइप इंट, जिसका मतलब है वैल्यूज इंटीजर होंगी। बात को समझे। डिफॉल्ट डिक्शनरी और डिक्शनरी में फ़र्क यह है कि डिक्शनरी में अगर कोई आप ऐसी की उससे मांगते हैं जो कि डिक्शनरी में नहीं है तो यू गेट अ की एरर। डिफॉल्ट डिक्शनरी में अगर आप कोई ऐसी की मांगते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो यू गेट द डिफॉल्ट वैल्यू बैक, और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू है 0, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। कि अगर हेड नहीं है और हम इसको कहें कि मुझे हेड की फ्रीक्वेंसी दो तो इट शुड रिटर्न 0 टू अस, ठीक है जी। तो इसको अब हम करेंगे तो इससे वही चीज़ बनेगी, डिफॉल्ट डिक्शनरी है, बेसिकली वही चीज़ है। लेकिन अब आपके पास फ़र्क क्या है कि अगर इसमें हेड खाली होता या टेल खाली होता तो जब आप हेड या टेल को रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको की एरर नहीं आएगा, विच वी डोंट वांट। हम आगे जब जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें हम उसको कहेंगे पकड़ो हेड्स और टेल्स को इस्तेमाल करो। वहाँ पे अगर आपके पास कहीं पे एक 0 हो जाता है, की एरर्स आते हैं, मसले आते हैं। देयरफॉर ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि यू डोंट यूज डिक्शनरीज ओवर हियर, यूज डिफॉल्ट डिक्शनरीज, ठीक है जी। ओके, इसका तरीकाकार ये होगा कि आप जाएं यहाँ पे, आप इसको कहें फ्लिप्स इज इक्वल टू हेड, ठीक है। एक आपने अगर हेड किया, इसको देखें ये सही काम कर रहा है, ठीक हो गया। इसमें आप हेड की फ्रीक्वेंसी निकालें, सही काम कर रहा है। इफ यू चेंज दिस टू दिस इट स्टिल वर्क्स फाइन, बट इफ यू गो हेड एंड चेंज दिस टू टेल, अब इसके अंदर एक ही टेल है, हेड कोई नहीं है। इफ यू ट्राई टू रन दिस यू आर गोइंग टू गेट अ की एरर H, ठीक है जी। क्योंकि आप कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड मुझे दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस डिक्शनरी में हेड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं था, ठीक। तो इसका तरीकाकार हमने क्या किया, हमने इसको जाके डिफॉल्ट डिक्शनरी इस्तेमाल किया। अब जब आप ये करेंगे तो यू गेट 0.0 नॉट अ की एरर, ठीक है जी। ये बात समझ लें अच्छे तरीके से, रन करके इसको देखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। एनीवे, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भाई, सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। सो माई हेड की प्रोबेबिलिटी 0.3 फॉर 10 फ्लिप्स। मैं देखना ये चाहता हूँ कि इफ आई डू द फ्लिप वंस तो मेरी हेड की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, चांसेस क्या बन रहे हैं। इफ आई डू इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, अप अंटिल 1000 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी क्या वो बनेगी। तो माई मैक्सिमम फ्लिप्स इज गोइंग टू बी नाउ 1000, और प्रोबेबिलिटीज के अंदर मैं वो प्रोबेबिलिटीज जमा करूंगा। सो आई एम गोइंग टू फ्लिप इट वंस, ठीक है जी। ये पूरा लूप चलेगा मेरे कितने मैक्सिमम मैंने फ्लिप्स करनी है। पहले मैं 1 टाइम फ्लिप करूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करूंगा, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, और प्रोबेबिलिटीज में मैं अपेंड कर दूंगा कि इफ आई फ्लिप इट वंस तो मेरे पास हेड के चांस क्या बन रहे हैं, इफ आई फ्लिप इट ट्वाइस तो हेड के चांस क्या बन रहे हैं, इफ आई फ्लिप इट थ्राइस तो हेड के चांस क्या बन रहे हैं, ठीक है। जब मैं एक दफ़ा मैं उसको फ्लिप करूंगा तो या हेड आएगा या नहीं आएगा। तो हेड की मेरे पास फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या चांसेस बने कि सारे हेड्स ही आते हैं। सो इसको मैं एक्सपेरिमेंट को जरा मैं रन करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ, विजुअली दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। सो व्हेन आई रन दिस, फ्रीक्वेंसी क्या है कि टेल्स आया है आखिर में 505 टाइम्स और हेड्स आया है 495 टाइम्स, ठीक है। लेट्स प्लॉट दिस ताकि पता चले आपको। देखें, जब हमने सिर्फ एक दफ़ा फ्लिप किया था तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड्स केम आउट टू 0। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें उस टाइम पे आया हो टेल्स। अब जब मैं सिर्फ इस एक एक्सपेरिमेंट को अगर देखता हूँ, ज़रूरी बात है गौर से देखें, इफ आई हैव नो मेजर ऑफ दैट 0.5, जो मैंने आपको शुरू में कह दिया था ना कि हेड्स के चांसेस 0.5 है, इफ आई डोंट हैव दैट, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट, मैं क्या करूंगा, मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा, सिर्फ एक दफ़ा मेरे पास आ गया टेल्स। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई इसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो गिवन द एक्सपेरिमेंट दैट आई हैव जस्ट रन, द चांसेस ऑफ हेड आर 0, हेड आता ही नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट वन एक्सपेरिमेंट, उसमें हेड नहीं आया। इसका मतलब है कि हेड आता ही नहीं है। इट डजंट मेक सेंस टू अस
दैट इज़ द होल पॉइंट। ये आगे जाके हम इसको तफसील से खोलेंगे दोबारा, लेकिन अभी इस तरह देखें कि मैं अपना पहले से कोई अपना बायस लेके नहीं जा रहा हूँ, मुझे कॉइन के बारे में कुछ पता नहीं है, आपने कहा मुझे बताएं इसमें हेड कितनी दफ़ा आता है, टेल्स कितनी दफ़ा आता है। मैंने कॉइन फ्लिप किया, आई गॉट टेल्स। गिवन दिस वन एक्सपेरिमेंट, द ओनली एविडेंस आई हैव इज कि इसमें सिर्फ टेल्स ही आता है, ठीक है। लेट्स से आई डू इट ट्वाइस, 2 दफ़ा मैंने किया फिर टेल्स आ गया, तो मेरे पास स्टिल द एविडेंस इज कि इसमें हमेशा टेल्स ही आता है। मैंने तीसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, अब एक हेड आ गया, तो नाउ गिवन दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स मेरे पास क्या चांसेस बन रहे हैं कि 1 आउट ऑफ 3 टाइम्स हेड आता है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या गई, 0, 0 और 1/3 या 0.3, ठीक है। मैंने एक और दफ़ा किया फिर हेड आ गया, तो अब मेरे पास 2 हेड्स आए हैं, 2 टेल्स आए हैं मेरे 4 एक्सपेरिमेंट्स में, विच मीन्स कि 2/4 मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 0.5। तो देखें यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी अब वो इनिशियली कैलकुलेट कर रहा हूं फ्रॉम माय ओन एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट से मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं कि जितने हेड्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स जो मैंने की हैं, उसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन दिस कॉइन, ठीक है। इसमें आप अब समझ सकते हैं कि भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब मैं कितने एक्सपेरिमेंट्स करूं कि मुझे थोड़ा सा यकीन हो जाए कि हाँ जी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। सो वी डोंट नो, मैंने यहाँ पे 1000 तक किया है, मैंने एक कॉइन फ्लिप किया, उस पर प्रोबेबिलिटी निकाली अलग से। इस बात को, इस कोड को जरा समझें यहाँ पे। अच्छा देखिए, मैंने एक फ्लिप किया, मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली और मैंने प्रोबेबिलिटी की लिस्ट में डाल दी, 0 आ गया, बात खत्म होगी, एक एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, उसको साइड पे कर दें। अब अगले एक्सपेरिमेंट में मैं 2 दफ़ा कॉइन को फ्लिप करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकली हेड्स और टेल्स की, उसको साइड पे कर दिया। फिर मैंने तीसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, 3 दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया, उसकी अलग प्रोबेबिलिटी निकली। तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज जमा होती जा रही हैं। मेरे पास टोटल लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी आई, 1000, जो कि मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ली, ठीक है जी। दैट इज व्हाट माई एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये तो चीज़ यहीं पे उछलती कूदती नजर आ रही है, आखिर में जाके क्या हुआ। सो हेयर आई एम गोइंग टू प्लॉट दी लास्ट 10 वैल्यूज ऑफ प्रॉब्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे प्रॉब्स को प्लॉट किया था, ठीक है, और लेबल्स वगैरह लगाए थे। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिरी 10 को प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज जंपिंग अराउंड 0.7, 0.4, 0.7 फिर 0.5, ठीक है। तो ये इधर इस तरीके से जंप अराउंड कर रहा है। शुरू में क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल जो शुरू में मैंने आपको बताया, तो देखें इट स्टार्टेड फ्रॉम बिल्कुल कहीं पे 0 से इसने स्टार्ट किया था, एंड देन इट वेंट अप टू 0.52, और ये इस तरीके से छलांगे मारता रहा यहाँ पे, ठीक है जी। शुरू के जो सॉरी ये मैंने शुरू के किए, सॉरी उल्टा बोल गया हूँ। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड वेंट अप टू 0.7, और ये इस तरीके से जंप करता रहा। ये शुरू के कुछ पोर्शन हैं, ठीक है। और ये जो आखिरी वाले पोर्शंस हैं उसके अंदर क्या हुआ कि इट स्टिल अराउंड 0.52, 0.49, इस किस्म की सिचुएशन में। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इवन आफ्टर 1000 एक्सपेरिमेंट्स इट्स स्टिल जंपिंग अराउंड 0.48, 0.52, हार्डली कहीं पे जाके ये 0.5 आया है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये 0.495 है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन इट्स नेवर एक्चुअली गेटिंग टू 0.5, and that is the problem. How many experiments do I have to do in order for it to arrive at exactly 0.5? And if you calculate probabilities based on your experimentation, कि कितनी दफ़ा मैंने ये काम किया था और कितनी दफ़ा करने के बाद मेरे पास ये नतीजा निकला कि इतनी हेड्स आते हैं, इतने टेल्स आते हैं, तो you will almost never get to 0.5. क्यों? क्योंकि जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ रैंडम चांस। और अगर आप इसको जूम आउट करके देख लें तो इस जगह के बाद से तकरीबन अराउंड 300 या 400 के बाद से बस की छलांगे ही मारता जा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट इसको कहते हैं कन्वर्जिंग टू 0.5, इट्स स्टिल ऑसिलेटिंग, ठीक है जी। और ये ऑसिलेट ही करता रहेगा, आप आगे भी एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक दूँगा। एक फाइनल चीज़ करके मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पे, फिर थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू दोबारा देते हैं। वो ये है कि मैंने देखें यहाँ पे मैंने खुद गलती की। जब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था मैंने कहा ये आखिरी वाले पॉइंट्स हैं, क्यों? क्योंकि मेरे यूनिट्स गलत हैं यहाँ पे। दिस शुड हैव बीन 10,000। इस तरीके से इसको अब मैं कोई और पोर्शन अगर मैंने देखना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज दिस इंटरैक्टिवली, ठीक है। मुझे बार बार कोड को रन करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कवर अ लाइब्रेरी विच इज़ अ लॉट मोर इंटरैक्टिव for you to explore graphs, ठीक है। It is based on Matplotlib, it's very similar, but we're going to explore it for the sake of interactivity, ठीक है। तो उसको मैं आखिर में यहाँ पे देखता हूँ। So this library is called Bouquet, ठीक है जी। मुझे बुके होता है फ्लावरों को, उसके किस्म की कोई चीज़ है। सो यू इंस्टॉल इट यूजिंग पिप इंस्टॉल बुके। अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया उसको कर लें। हम इसको इंपोर्ट करेंगे जिस तरीके से मैटप्लॉटलिब इनलाइन हम करते थे ना कि नोटबुक के अंदर ही इसको दिखाओ जो प्लॉट्स हैं, ठीक है। वो कहानी पहले कर चुका हूँ। उस तरीके से बुके के अंदर आपके पास एक फंक्शन है आउटपुट अंडरस्कोर नोटबुक, उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं ताकि बुके की जो हमारे पास फाइल्स हैं वो हमें यहीं पे नजर आए, ठीक है जी। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ फ़र्क है कि आप कहते हैं पी इज इक्वल टू फिगर, ठीक है। ये फिगर यहाँ से आया,
बुके से हमने इंपोर्ट किया है। आप इसको टाइटल देते हैं, एक्स लेबल देते हैं, वाई लेबल देते हैं, और मैंने इसकी विड्थ और हाइट वगैरह दिए ताकि प्लॉट हमें थोड़ा बेहतर नजर आए। ठीक है, इसको लाइन प्लॉट उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें वाई और एक्स इसको वैल्यूज़ अलग अलग देनी पड़ती हैं। तो वाई वैल्यूज़ तो हमारे पास पहले से हैं, ठीक है, वाई वैल्यूज़ जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हम लोगों ने उसको कहा था कि बस खुद ले लो एक्स वैल्यूज़। बुके को एक्स वैल्यूज़ भी हमें खुद देनी पड़ती हैं, तो वो एक्स वैल्यूज़ हमने उसी रेंज से जनरेट करनी कि भाई ये वैल्यूज़ मेरी 1 से लेके 10,000 तक जा रही हैं, और उसके अगेंस्ट जो मेरे पास वाई वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ठीक है, इसको मैं जब रन करता हूँ तो आई गेट दिस प्लॉट ओवर हेयर विच इज़ वेरी सिमिलर, एक्सेप्ट नाउ यू हैव दीज कंट्रोल्स ओवर हेयर जो कि इंटरैक्टिव हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये देखें, ये एक चीज़ एनेबल्ड है पैन की, सो यू कैन पैन दिस। ठीक है जी, इसको कहा जाता है पैन करना, चीज़ को पकड़ के इधर उधर ट्रांसलेट करना। ठीक है जी, सो दिस इज पैन, पैन प्लॉट होता है, ट्रांसलेट वैल्यूज होती हैं। सो ये आप पैन कर रहे हैं, प्लस यू कैन चेंज गो ओवर हेयर, और ये आपके माउस के जरिए से आप व्हील जूम कर सकते हैं। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस तो ये दोनों एनेबल्ड है। नाउ यू कैन पैन एंड यू कैन स्क्रॉल योर माउस टू जूम इन ऑन दिस। ठीक है जी, अब ये आपके पास इंटरेक्टिव है, अब आप वही वैल्यूज जो है जाके बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप वैल्यूज जो हैं जूम वगैरह करके बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसको क्या हो रहा है। ठीक है, सो यू गेट इंटरेक्टिविटी। बुके भी जो है वो बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है आपके पास, इसको भी देखें। मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ यू अंडरस्टैंड मैटप्लॉटलिब, तो मैटप्लॉटलिब के बाद बाकी सारी लाइब्रेरीज बड़ी आसानी से समझ आती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीबॉर्न को देख लिया विच वॉज एसेंशियली द सेम थिंग, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी बुके को देख लिया। एक आध दो और लाइब्रेरीज भी हैं जो कि बड़ी इस्तेमाल होती हैं, विल गोइंग टू कवर देम जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी जूम करने के लिए, तो हम लोगों ने देख लिया। तो देखें ये चीज़ ऑसिलेट ही करती रहेगी, ये कभी भी आपके पास ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, 0.5 के ऊपर नहीं आ रही। अब थोड़ा सा स्टेप बैक करें और ये देखें कि हमने क्या किया है। हम लोगों ने यहाँ पे बात शुरू की थी, चांसेस को हम देखना चाह रहे थे। सो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जाके हमने कहा कि 0.5 से ऊपर जो चीज़ हो उसको हम वो करेंगे। व्हाट इफ आई चेंज दिस टू 0.75, कि 0.75 से ज़्यादा वाले को हेड कहो और बाकियों को टेल्स कहो। तो अब मैं ज़्यादा वजन किसको दे रहा हूँ? टेल्स को दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो नंबर तो मेरे वही जनरेट होंगे, लेकिन ज़्यादा खाता अब किस में जाएगा? वो टेल्स में जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे मैं अपने जो फ्लिप्स हैं उनको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है जी, सो वेयर इज दैट? ओके, ये वाला सॉरी। सो 0.75। सो इफ आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन, ये देखें, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज एंड आई एम गोइंग टू प्लॉट, लेट्स से इसको हम डायरेक्ट प्लॉट कर लेते हैं। फिर अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आ रही है, हेड की प्रोबेबिलिटी अब किस जगह पे आ रही है? अराउंड 0.25। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैंने ज़्यादा उसको टेल्स को दे दिया। सो पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने रन किया है, इसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम डिफरेंट वजन दे सकते हैं हेड्स और टेल्स को, ताकि हम इसके ऊपर वो कर सकें। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, वो ये है कि वी आर रनिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस कॉइन विल डू। ठीक है जी, इस कॉइन को मैंने एक दफ़ा फ्लिप किया, 2 दफ़ा फ्लिप किया, 3 दफ़ा फ्लिप किया, 4 दफ़ा फ्लिप किया, और हर दफ़ा मैं कैलकुलेट कर रहा था कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं पहले से कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर अपना बायस लेकर नहीं आया हुआ था। ठीक है, इस किस्म की बात की जाती है। इसके ऊपर हम तफसील से आएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मॉडर्न मशीन लर्निंग इज गोइंग टूवर्ड्स दिस थिंग। ये वो 2 सवालों का फ़र्क है। आप लोगों को याद हो जब हमने प्रोबेबिलिटी शुरू की थी तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देयर आर 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड कमिंग फॉर द फर्स्ट फ्लिप? बता दिया 0.5। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर कॉइन, कोई और भी हो सकती है। ये जो मैंने काम किया है, ये मैंने दूसरे सवाल का जवाब दिया है कि इफ यू फ्लिप इट 10 टाइम्स हाउ मेनी विल बी हेड्स या हाउ मेनी विल बी टेल्स। ठीक है, ये मैंने उस दूसरे सवाल का जवाब दिया है। हाँ, मैंने ये किया है कि मैंने 1 दफ़ा फ्लिप किया, वो उसका जवाब निकाला, 2 दफ़ा फ्लिप किया, 3 दफ़ा फ्लिप किया, 4 दफ़ा फ्लिप किया, अप टू 10,000 टाइम्स मैंने इसको फ्लिप करके निकाला। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि दीज आर स्टिल एक्सपेरिमेंट्स दैट आई हैव रन वंस और ट्वाइस और इवन 100 टाइम्स। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी कि भाई ये वो जो कॉइन है उसकी एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ही मुझे दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन नॉट रन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोर देन 1 टाइम्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे हु इज गोइंग टू विन दी नेक्स्ट इलेक्शंस, यू कैन नॉट हैव 100 इलेक्शंस। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट जस्ट 1 इलेक्शन, और उसी इलेक्शन को आपने होने से पहले प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, कौन सी टीम टूर्नामेंट जीतेगी, you cannot have probabilities of that based on a number of experiments. You have to decide it based on some prior knowledge. ठीक है, तो पास्ट नॉलेज की बुनियाद के ऊपर जो हम बात करते हैं उसके ऊपर हम आएंगे। इट्स अ hugely important area of machine learning, data science, probability के where do you come up with the initial value of 0.5? Do you run experiments to come up with 0.5 or do you have some sort of a prior knowledge? अपना bias है जो कि आप लेके आ रहे हैं। They're both perfectly valid. ठीक है जी,
तो इसको इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को खोलेंगे ज़रा तफसील से, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आए कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है और उसको फर्दर आप डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं।